विभाग के लिए यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने इस वर्ष जो प्लांटिंग सीजन होता है मॉनसून के दरमियान, जो जिस करीब करीब 1 महीने का सीजन होता है, तो हम लोगों ने इस बार ये लक्ष्य रखा था कि इस बार राज्य में हम लोग 1 करोड़ पेड़ लगाएं। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विभाग की ओर से ये लक्ष्य पूरा किया गया। और जब हम इसकी प्रिपरेटरी मीटिंग्स कर रहे थे, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे वन मंत्री भी हैं, उनकी पहल पर ये तय किया गया है कि वन विभाग तो पेड़ लगाने में, ग्रीन कवर को बढ़ाने में लगा ही हुआ है, इसमें क्यों ना अन्य विभाग जहां ऐसी स्कीम है पेड़ लगाने की, उसका भी उपयोग किया जाए। तो उसी के अंतर्गत हमने ग्रामीण विकास विभाग में जो मनरेगा के अंतर्गत प्लांटेशन का कार्यक्रम होता है, उसको इसके साथ कोऑर्डिनेट किया गया। और 1 करोड़ पेड़ तो हमारे विभाग ने लगाया, और मनरेगा से कितना लगाया? 36 लाख करीब पेड़ मनरेगा से लगे। 50 लाख में 36 लाख लगा। हाँ, 50 लाख उनको रखा गया था, उसमें 36 लाख उन लोगों ने लगाया। ये तो हुई वृक्षारोपण की बात। आप सब जानते हैं कृषि, ये हमारा जो कृषि रोड मैप है, कृषि रोड मैप के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि जो ग्रीन कवर है बिहार का, जो हरित आवरण है, उस हरित आवरण को जो बिहार के विभाजन के उपरांत बहुत ही कम रह गया था, 7% 8% के आसपास रह गया था, उसको बढ़ाकर हम लोग सन 2022 तक कम से कम 17 से 18% तक ले जाएं। तो उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि हम लोगों के अनुमान के अनुसार 14% से ज्यादा तक मतलब हो गई है वृद्धि। लेकिन उसको आधिकारिक तौर पर हम बता पाएंगे तभी जब हम एक सर्वे करवा रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों एजेंसियां लगी हुई हैं। वो सर्वे जैसे ही कंप्लीट होंगी तो हम बता देंगे आपको कि हरित आवरण कहां तक पहुंचा। लेकिन हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि ये जो तीसरा कृषि रोड मैप है, इसके अंत तक हरित आवरण कहां तक 17% तक हम पहुंचाएंगे। और जिस प्रकार से हमारी प्रगति चल रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल होंगे। ये रहा हमारे प्लांटेशन प्रोग्राम का। आप जानते हैं कि वन विभाग में, बिहार में तो वन वैसे भी बहुत कम है, तो वन विभाग के मुख्य कार्यक्रम में एक कार्यक्रम जो मेरे ख्याल से अग्रगणी कार्यक्रम है, वो फार्म फॉरेस्ट्री का है, कृषि वानिकी का। तो कृषि वानिकी में अभी तक जो काम होता रहा है, उसके अनुभव के आधार पर ये महसूस किया गया इस दौरान, पिछले 6-8 महीने के दौरान, खास करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर इसके बारे में नई तरह से सोच जारी की गई। और ये तय किया गया है कि जो कुछ भी हुआ है, उन अनुभवों को समग्र रूप में देखते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी तय की जाए, कृषि वानिकी की अलग से नीति तय की जाए। कृषि वानिकी का कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसमें कहीं कहीं देयर आर सम गैप्स हियर एंड देयर, उन गैप्स को क्लोज करके, और जो क्या कहते हैं, लोग इसमें संबद्ध हैं, इससे संबद्ध हैं कृषि वानिकी से, उनके राय विचारों को उसमें समाहित करते हुए देश के अन्य राज्यों में, जहां ये सब राज्य में कार्यक्रम चलता है एग्रो फॉरेस्ट्री का, आप सब जानते हैं, वहां कैसे हो रहा है, उनके अनुभवों को शामिल करते हुए एक नए सिरे से नीति तय की जाए, कृषि वानिकी नीति, और इसका लाभ किसानों को मिले। क्योंकि हमने इसी के अंतर्गत फरवरी माह में पहली बार राज्य में एक कृषि वानिकी समागम किया, और ये बड़ा यूनिक किस्म का समागम था, जिसमें हमने सब किसानों को बुलाया। ये कहाँ बापू सभागार में, बापू सभागार में, बड़ा वाला ज्ञान भवन में हमने जिन किसानों ने उत्कृष्ट कार्य किया है,
कृषि वानिकी के क्षेत्र में, उनको बुलाया और कृषि वानिकी समागम किया गया। उस समागम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और समागम का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि हमने पूरे दिन के समागम में लोगों से उनके अनुभव के बारे में पूछा, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कमियां हैं अभी जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो उसमें एक जो बात मुख्य तौर से उभर करके आई वो ये थी कि जैसे कृषि वानिकी में एक सबसे इम्पोर्टेंट पौधा जो हम लोग सबसे ज्यादा आजकल लगा रहे हैं वो पॉपुलर का पौधा है। आप सब जानते हैं ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी ये मैच्योर कर जाता है और इसकी लकड़ी का उपयोग जो है वो कई किस्म से किया जाता है। लेकिन अब ये जो इसकी लकड़ी है, इसके उपयोग पर आधारित जो उद्योग हैं वो अभी भी हमारे राज्य में बहुत सुचारू रूप से विकसित नहीं है। कृषि वानिकी में खास करके पॉपुलर प्लांटेशन में जो वेस्टर्न इंडिया में हरियाणा और पंजाब वगैरह में जिस तरीके का लीड लिया गया था, मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं प्रोबेशनर था उस दौरान हम हरियाणा होकर के गुजरते थे तो कतार से लगे हुए पॉपुलर के पौधे देखते थे और हम भी सोचते थे पता नहीं क्या है, क्या करते हैं इसका। तो बेसिकली उसका उपयोग कैसे हो, उसके ऊपर आधारित उद्योग कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो किसान इसको लगाते हैं उनको बेचने में और उनको सही दाम प्राप्त करने में सहूलियत हो। तो इन्हीं सब चीजों को समाहित करते हुए और हमने अपने विभाग से वरीय अधिकारियों की एक टीम भेजी देश के विभिन्न भागों में और उसी के आधार पर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हम इसको कैबिनेट ले जा रहे हैं, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि जो भी संबंधित विभाग है, जैसा आप जानते हैं कैबिनेट नोट में उन सब विभागों का भी मत लिया जाता है, उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। तो अभी बस सिर्फ उद्योग विभाग से उनका अभिमत प्राप्त होना बाकी रह गया। उसके उपरांत हम इसको मंत्रिमंडल से पारित कराने की कार्रवाई करेंगे और ये नई नीति लागू होगी। दूसरे इस पर आपको हमने बताया है राज्य में बांस की खेती को, बांस को लेकर के हम काफी सक्रिय हैं विभाग की ओर से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले से भागलपुर में हमारे TNB कॉलेज में एक टिश्यू कल्चर लैब चल रहा था भागलपुर में बांस का। एक और पहल जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि पहले तो जागरूकता के स्तर पे और उसके बाद उससे संबंधित जो कार्रवाई है, आप सब जान रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन जो है वो आज की हमारी वास्तविकता बन गई है। और मेरे ख्याल से जो ये पूरा हमारा विभाग है, एक तो हम इस विभाग का नाम भी परिवर्तित कर रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण वन विभाग नहीं रहेगा बल्कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी हो जाए। तो जलवायु परिवर्तन की मार तो हम लोग सब कोई भुगत रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कैसे हमारे राज्य का जो एवरेज प्रेसिपिटेशन लेवल्स है वो 1200 मिलीमीटर से ज्यादा हुआ करता था, आज वो सिमट करके 1900 के बीच में रह गया है। किसी किसी साल तो वो 800 से 900 के बीच में सिमट गया। तो ये तो एक है ही, ये तो मार हम झेल ही रहे हैं। उसके अलावा इस जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा ये है कि जो बारिश होगी भी तो कब होगी और एक ही बार में हो जाएगी, ग्रेजुअल तरीके से होगी। इरेगुलरिटी, उसके पैटर्न्स को आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ये सारी चीजें जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारक क्या हैं, हम लोग आज तक जानते नहीं थे कि क्या क्या कारक हैं। जानते भी थे तो उसको इग्नोर करते थे। लेकिन आज जरूरत है सब लोगों को बताने की कि ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है सबसे बड़ा कारक, एकमात्र और सबसे एकमात्र कारक के रूप में कहिए तो। लेकिन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के कितने सारे स्रोत हैं उनके बारे में जागरूकता, इन सब चीजों को लेकर के हम अब काम कर रहे हैं।